ने कहा है कि बंधन बैंक को भी आप देख सकते हो। तो दो अलग अलग बैंक है, अलग अलग श्रेणी के अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो बंधन बैंक को लेकर कह रहे हैं कि पहले वो सेल करना चाहते थे, लेकिन उनका स्टांस अब न्यूट्रल हो गया। वो कहते हैं कि हम अपने टारगेट को भी 170 से 180 कर देते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया है। आप बंधन बैंक को ट्रैक करते हैं सर? बंधन बैंक, खाली बंधन बैंक को ट्रैक करते हैं आप? डिम्पी, बिल्कुल बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन दिक्कत एक ही है डिम्पी बंधन बैंक के साथ। नतीजे जो आते हैं पहले तो वो बहुत ही विपरीत आते हैं। कुछ तिमाहियों में आपको बहुत अच्छा रुझान आते हुए दिखता है और कुछ तिमाहियों में उसी तरफ विपक्ष में अगर आप देखें तो बहुत मायूसी भरा कारोबार। दूसरी बात, इनके सर्वोच्चम अधिकारी को लेकर के कुछ अनिश्चितता कुछ समय पहले थी, लेकिन अब स्पष्टीकरण आ चुका है और एक नए व्यक्ति का चयन किया गया है, जो मेरे ख्याल से ये जो विपरीत नतीजे आते हैं दोनों तरफ, वहां पर स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। जोखिम झेलने की क्षमता अगर बहुत ही ऊपर की तरफ है, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूं डिम्पी, कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है, तब जाकर के आप बंधन बैंक में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति और नतीजों को देखते हुए 230 के आसपास के लक्ष्यांक रखे हैं। थोड़ा जोखिम ज़्यादा है, आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, मना नहीं है। और रिपोर्ट भी यही कह रही है कि भाई वो भी पहले सेल करना चाहते थे, अब उन्होंने स्टांस न्यूट्रल कर दिया। बाय नहीं किया, हाँ न्यूट्रल किया है। बेचेंगे नहीं, ये भी मना किया है कि खरीदेंगे भी नहीं, बट बेचेंगे नहीं, ये बात साफ हो गई है। तो ये बात काफ़ी हद तक आपको गरांग सर ने भी इसी लाइन पे ही आपको बताया है। एक और रिपोर्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट इस समय आई है। उस रिपोर्ट पे है ओला इलेक्ट्रिक पे, हाल की लिस्टिंग है, आपको मालूम है ओला इलेक्ट्रिक की। और रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई 140 से हम टारगेट को घटा के 110 कर देते हैं। ये HSBC की रिपोर्ट है। ये शेयर आपको पता ही है कैसे चला था, यहीं से ही लिस्ट हुआ था, इसी जगह से ही 75 76 78 के आसपास ही। और उसके बाद इसने जर्नी देखी, करीब 150 के ऊपर की, वापस उसी रेट पे आ गया जिस रेट से चला था। और रिपोर्ट अब जो भी है सो है, हालांकि रिपोर्ट अभी भी 110 समथिंग कह रही है, बट फिर भी 77 का भाव है। एक बार गौरांग सर वापस आपके पास ही आना होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल हेल्प नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा, है ना, कुछ चार्ट छोटे हैं। आप जरा बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है ओला से और क्या अच्छा दिखा ओला के अंदर, दोनों चीज़ बता दीजिएगा। डिब्बी, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपके साथ और आपके सहयोगी के साथ। हम्म। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के पहले, ओला इलेक्ट्रिक के जब लिस्टिंग हुई थी उस दिन और उसके पश्चात, मैंने निरंतर एक बात कही है कि 1500 करोड़ का नुकसान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट को लेकर के बहुत तकलीफें हैं, उपभोक्ता बहुत बड़ी तरीके से मायूस है और बात तो अब आ जाकर के कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गई है। तीसरी बात, जो 15 अगस्त को इस साल इन्होंने मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक लॉन्च की है, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली। तब तक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के पूरे पूरे आसार है और हमने देखे भी हैं कि प्रतिस्पर्धी कंपनी किस प्रकार से तीव्र गति से लॉन्चेस कर रहे हैं। बैटरी, जो जिगा बैटरी की बात कर रही है, उसमें भी समय लग रहा है। और अगर परिस्थिति यही रही तो मेरे ख्याल से लोग दो बार सोचेंगे इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि आईपीओ के समय पर 76 के स्तर पर, मेरे ख्याल से जो ऊपरी स्तर था आईपीओ का, वहां पर हमने निवेश की राय दी थी। लेकिन वो राय देते समय हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके पास कम से कम 2.5-3 साल की समय सीमा होनी चाहिए अगर आपको एक निर्णायक रूप में इस आईपीओ में निवेश करके पैसे कमाने हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति देख रहा हूं डिम्पी, नुकसान एक तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करके कोशिश करके उस नुकसान को धीरे धीरे कम करके एक ब्रेक इवन तक आ सकते हो और फिर मुनाफे में आ सकता हो। लेकिन जब प्रश्न आके उठता है उपभोक्ताओं के ऊपर, और बहुत बड़ी मायूसी और निराशा उपभोक्ताओं को होती है और जाके कंज्यूमर कोर्ट में मामला अटकता है, तकलीफ ये है कि सर्विस सेंटर्स का निवारण जो है, टेक्नोलॉजी जो भी ये लोग यूज करते हैं, वो टॉप टू बॉटम तक नहीं आ रहा है और उसी कारण सर्विसेज को लेकर के बहुत दिक्कत है। मैं एक ही चीज कहूंगा, एक आधुनिक कंपनी, ई इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दो पहिया, लेकिन दूसरे तरफ
बहुत बड़ी निराशा। अभी जरा इस बार एक राय दीजिए इंटरग्लोब के शेयर पर, क्योंकि देखिए आगे तो अब ये फेस्टिवल वाली तिमाही चल रही है और कहीं ना कहीं शेयर हम देख रहे हैं कि 5,000 से गिर के 4300 रुपए के आसपास आ गया है। क्या ये गिरावट पर खरीदने वाला शेयर है या फिर ये नतीजे थोड़े से आपको नेगेटिव लग रहे हैं, कुछ नेगेटिव संकेत भी दे रहे हैं? अभिषेक, देखिए, एक चीज है कि हमारे देश में और पूरे विश्व भर में अगर आप देखने जाए तो उड़ान क्षेत्र में कामकाज करने वाली कंपनियां ज्यादातर आपको बहुत कम मुनाफा या फिर नुकसान झेलती हुई नजर आएगी। पूरे स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़ी बड़ी उड़ान क्षेत्र की कंपनियां, अगर आप उनके कामकाज और बैलेंस शीट पर नजर डालें तो दो कारण है इसके। एक तो है लगातार ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर के तरफ, और दूसरी तरफ आपकी पास प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने हवाई जहाज की जो संख्या है वो बढ़ाते जाए, जैसे आपके ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स रहें। और एक चीज अनिवार्य, अभिषेक, ये भी है उड़ान क्षेत्र की कंपनियों के लिए कि उनका हवाई जहाज जितने समय हवा में रहता है उतने समय वो मुनाफा कमाता है, जितना समय वो जमीन पर रहता है वो कंपनी का खर्च बढ़ाता है। खास करके जब टेक्निकी कोई दिक्कत आती है वगैरह वगैरह, तो इंटरग्लोब के पास हमारे सभी को पता है कि वो जो प्लैथ एंड वेटनी इंजन लगे थे, मेरे ख्याल से करीबन 1-1.5 दर्जन हवाई जहाज ऐसे हैं जो जमीन पर खड़े हैं क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं हुई और पुर्जे मिल नहीं रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है। एक हाथ तिमाही में निराशा क्या आ सकती है, मायूसी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये देखना अनिवार्य है कि लंबी अवधि में क्या कंपनी कर रही है। 4,900 के लक्ष्यांक है हमारे लंबी अवधि के लिए, और एक वास्तविकता ये भी है कि एक बहुत ही सक्षम और यशस्वी लो कॉस्ट कैरियर, जिसे हम एलसीसी मॉडल कहते हैं, उभर करके आया है। तो दिक्कत कुछ एक तिमाही में हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि ये ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगी ऐसा नहीं लग रहा है, और नतीजों में आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। अच्छा, सरप्राइज करती है और इस बार नतीजों से भी सरप्राइज कर दिया। हालांकि ये सरप्राइज थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि 2 साल में पहली बार कंपनी ने घाटे का आंकड़ा पोस्ट किया है और उसकी वजह कंपनी ने ये बताया है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनके बढ़े हैं, उसमें करीब 22% का उछाल आया है और जो रेवेन्यू उसमें 13.5% का उछाल है। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं और उस एक्सपेंसेस में हम देखेंगे कि इंजन कॉस्ट या फिर लीजिंग कॉस्ट, ये तमाम जो खर्चे हैं थोड़े से बढ़े हैं और ये पिछले साल के मुकाबले मल्टीफोल्ड करीब 4 गुना हो गए हैं। उसके चलते प्रेशर आया है नतीजों पर। एक बार जरा सपोर्ट लेवल चेक करते हैं क्योंकि हो सकता है कि आज ये नेगेटिव रिएक्शन देगा शुरुआत में। प्रशांत जी, जरा इंडिगो का चार्ट चेक कीजिए, उसके बाद एक हम फंडामेंटल व्यू ही इस पर लेंगे। तो अभिषेक जी, यहाँ पे बहुत क्लियरली करीबन 4,275 से लेके 4,300, 4,275, 4,300 ऑल स्पॉट लेवल्स, यहाँ पे एक गैप सपोर्ट बना हुआ है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ओपन यहाँ पे हो तो आपको इमीडिएटली बाय करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में इस तरह की बिकवाली के बाद आपको कम से कम 2 दिनों का पॉजिटिव क्लोज आए, सेकेंड अबाउट द फर्स्ट, तो ही आपको इसमें एक रणनीति चेंज करके अप्रोच चेंज करना चाहिए। तब तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। जो लेवल्स मैंने कहे, अगर आपके पास पोर्टफोलियो बेस्ड पोजीशन है तो आप उसको एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो। करीबन 4,270, 250 ये आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। इसमें खरीदारी फिर से अगर करनी हो तो इसको एक बार फिर से 4,430, 4,440 के जोन क्रॉस करने दीजिए, वहां से आपको लॉन्ग्स मिल सकते हैं।